Hello students, in this video we will do our chapter number 10 work and energy. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट किया. ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर देख लें. ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. In the previous few chapters we have studied about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. देखिए पिछले कुछ चैप्टर में हमने क्या देखा है, ways of describing the motion of objects means कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो मोशन का कॉज क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है. ठीक है, ये सब. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. एक और कॉन्सेप्ट जो कि जो कि हमें समझना चाहिए, समझने में हेल्प करता है और बहुत से नेचुरल फिनोमिना को कवर अप करता है, वो है वर्क. ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर. वर्क से सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लोजली रिलेटेड क्या है, एनर्जी एंड पावर. वर्क को करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए एंड पावर चाहिए. इस चैप्टर में हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो देखो, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. सारे लिविंग बींग्स को फूड चाहिए. लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज़ टू सर्वाइव. सारे लिविंग बींग्स हैं, उनको कुछ ना कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए. इन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, क्या बोलेंगे हम इनको, लाइफ प्रोसेसेस. द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम फ्रॉम फूड. इन प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी है कहाँ से आती है, फूड से आती है. वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. हमें इन सब के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट. एक्टिविटीज़ दैट आर स्ट्रेनस रिक्वायर्स मोर एनर्जी. ऐसी एक्टिविटीज जो स्ट्रेनस होती है, स्ट्रेनस मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली होती है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एनिमल्स टू गेट एंगेज इन एक्टिविटीज़. एनिमल्स भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि दे में जंप एंड रन, जंप कर सकते हैं, भाग सकते हैं. दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड टू फाइंड अ सेफ प्लेस और टू लिव. खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सेफ प्लेस ढूंढते हैं रहने के लिए. ठीक है, ऑल्सो वे एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स, कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स और प्लो फील्ड्स. हम भी कुछ एनिमल्स को एंगेज करते हैं कामों में, जैसे कि वज़न उठाने के लिए जो हम बुलॉक्स को करते हैं, ऑक्स को करते हैं. ठीक है, कैरी लोड्स वज़न को ढोने के लिए डंकी को यूज़ किया जाता है. पुल कार्ट्स और प्लो फील्ड्स, कार्ट्स को पुल करने के लिए और खेतों को प्लो करने के लिए. इन सब एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. ठीक है, थिंक ऑफ मशीन्स. लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस. उन मशीन्स का नाम लिखो जो आपने अब तक देखी हैं. व्हाट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग. उनको अपने काम के लिए क्या चाहिए. वाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल. वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी. कहते हैं कि कुछ इंजन्स को फ्यूल चाहिए जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल, और कुछ लिविंग बींग्स को, मशीन्स को एनर्जी क्यों चाहिए, पूछ रहे एनर्जी चाहिए क्यों हमें, ऐसा क्या है एनर्जी के अंदर. ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वर्क. वर्क क्या होता है. What is work? There is a difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way we use it in science. To make this point clear, let's consider a few examples. कहते हैं कि जो वर्क, जो टर्म है हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो वर्ड, और जो वर्ड हम साइंस में यूज़ करते हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है. ठीक है, इसको क्लियर करने के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे कि ये है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. मीन्स वर्किंग हार्ड होता है मेहनत करना. ठीक है, मेहनत करने की जगह पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, ये उसका एग्जांपल है. देखो जैसे कि कमली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस. कोई बच्ची है कमली, वो एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रही है. शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज़. पढ़ाई में बहुत टाइम देती है वो. शी रीड्स बुक्स, ड्रॉ डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेज हर थॉट्स, collects question papers, attends classes, discusses problems with her friends and perform experiments. ये सब चीज़ें वो करती है.
शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज़, इन सब में वो अपनी बहुत एनर्जी एक्सपेंड करती है। इन कॉमन पैरेलेंस शी इज़ वर्किंग हार्ड, हम क्या देख सकते हैं, इसका मतलब वो हार्ड वर्क कर रही है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ़ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर बहुत थोड़ा सा ही काम है वो, ठीक है, अंदर बहुत छोटे छोटे काम है वो। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, अगर आप हार्ड वर्क कहोगे तो रियल में हार्ड वर्क क्या है, बड़े से पत्थर को पुश करना। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी मेहनत के बाद भी वो पत्थर हिलेगा नहीं। यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ठीक है, पूरी तरह थक चुके हो आप। हाउएवर you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock, अगर उस रॉक की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है तो आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया, ठीक है। ये है साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, आप खड़े हो, ठीक है, आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रखा है। यू गेट टायर्ड, अब आप थक जाते हो। यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, आप वहाँ खड़े हो, ठीक है, आप थक गए हो, आपने अपने आप को एक्सर्ट किया, मतलब अपने आप की एनर्जी यूज़ की, थोड़ी सी एनर्जी आपकी यूज़ हुई। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, क्या उससे कोई काम हो रहा है लोड के ऊपर, वर्क कोई काम नहीं हो रहा। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज़ नॉट डन। अब हम किस तरीके से साइंस के अंदर वर्क को पढ़ सकते हैं, वो है वर्क डन होना, मतलब अगर वो कुछ काम हुआ है, दिखने में हम कह सकते हैं कि अगर कुछ काम हुआ है तो ही वो वर्क होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी प्रेफर्ड एज वर्क। यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, कहते हैं कि आप कुछ स्टेयरकेस के कुछ स्टेप्स चढ़ते हो, सेकेंड फ्लोर पे पहुंच जाते हो बिल्डिंग के, बस वो लैंडस्केप देखने के लिए। यू मे इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री, आप एक लंबा सा पेड़ भी चढ़ सकते हो, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क, अगर हम इसमें साइंस लगाएं, इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क चाहिए, ठीक है। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क, डे टू डे लाइफ में कोई भी यूजफुल फिजिकल या फिर मेंटल लेबर, मतलब कि दिमाग से अगर कोई काम करता है, फिजिकल लेबर कोई फिजिकली कोई काम करता है तो वो वर्क होता है, ये हमारी डे टू डे लाइफ का वर्क है, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क, इन सब चीज़ों को कभी कभी वर्क कंसिडर नहीं किया जाता है। वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड ऑन द वे डिफाइन इट, मतलब हमारे लिए वर्क क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। वी यूज़ एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस, हम साइंस में अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है 10.1। We have discussed in the above paragraphs a number of activities which we normally consider to be work। हमने यहाँ पे पैराग्राफ्स में बहुत सी एक्टिविटीज़ देखी ऊपर जिनको हम वर्क कंसिडर तो करते हैं, ठीक है, इन डे टू डे लाइफ, लेकिन कब सिर्फ डे टू डे लाइफ में करते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में दीज आर नॉट वर्क। फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। इन एक्टिविटीज़ को लेके हमें क्वेश्चंस देखने हैं और उनके आंसर करने हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, अगर हमें पता करना है कि वर्क डन हो रहा है तो इन क्वेश्चंस को देखो, आंसर करो कि वर्क किसके ऊपर हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है। हु इज़ डूइंग द वर्क और व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, कौन उस काम को कर रहा है, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let's consider some situations. साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को कंसिडर कर रहे हैं। देखो, पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस, कोई पत्थर है, कोई पेबल है, वो रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस के ऊपर। द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस वो चलता है, मूव होता है। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड, अब हमने उस पेबल के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया और वो पेबल वहाँ से गायब हो गया, हट गया, मतलब वहाँ से उसकी जगह से दूसरी जगह चला गया। इस सिचुएशन में वर्क डन हुआ है, हमें दिखा है कि पेबल पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। दूसरा देखो,
अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। कोई गर्ल है, किसी ट्रॉली को पुल करती है, खींचती है, और वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर वर्क इज़ डन। गर्ल ने इस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस हुई, इसलिए यहाँ पे वर्क डन हुआ है। ठीक है, देखो, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। हमें क्या करना है, एक हाइट से बुक को लिफ्ट करना है। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई फोर्स, यहाँ पे फोर्स चाहिए इसके लिए। द बुक राइजेज अप, बुक ऊपर आई, बुक को हमने रखा, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव्ड। अब हमने उस बुक के ऊपर कुछ फोर्स लगाया तभी वो लिफ्ट हुई, ठीक है, और बुक हिली वहाँ से, इसलिए वर्क डन यहाँ पे हुआ है। A closer look at the above situations reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. A force should act on the object and the objects must be displaced. इन सारी situations में हमने क्या देखा कि अगर वर्क डन करना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगना चाहिए, दूसरा वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिस्प्लेस होने चाहिए। ठीक है, दो सिचुएशंस अगर यहाँ पे हो रही है देन वी विल से दैट इन साइंस लैंग्वेज वर्क इज सेड टू बी डन। If any one of the above situations does not exist, work is not done. अगर इन दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन नहीं होती है तो हम वर्क डन नहीं मानेंगे। दिस इज़ द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। ये वो तरीका है जिससे हम साइंस के अंदर वर्क देख सकते हैं। देखो, एक और है जहाँ पे द बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट। कोई बुलॉक है, कार्ट को पुल कर रहा है, कार्ट मूव्स, कार्ट वहाँ पे हिलती है। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज़ मूव्ड। उस कार्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और कार्ट मूव हो रही है। डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशंस? क्या इस सिचुएशन में वर्क डन हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स तो लग रहा है वहाँ पे, कौन लगा रहा है? बुलॉक लगा रहे हैं, और वो डिस्प्लेस भी हो रही है, देन वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें कुछ सिचुएशन सोचनी है हमारी डेली लाइफ से, उनको देखना है, बस यही बताना है कि क्या वो वर्क डन कर रहे हैं। अगर वर्क डन होता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन, किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, मतलब क्या वो डिस्प्लेस हो रही है, नहीं हो रही है, ये बताना है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, ये भी सिमिलरली इसी तरीके से है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मीन्स एक ऐसा फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही साइड लगे, दैट इज़ नोन एज अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, जो रुकता नहीं है, मतलब कि अगर एक फोर्स लग रहा है, कोई ऐसे लग रहा है एकदम से ऐसे हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर ज़्यादा हो गया, नहीं, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कांस्टेंट फोर्स इज लाइक दिस, धीरे धीरे अगर इस स्पीड से लग रहा है तो इसी स्पीड से लगेगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कांस्टेंट फोर्स। तो देखो, हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन साइंस? साइंस के अंदर हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले वो केस कंसिडर करना है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या देखना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगे। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, एक फोर्स ले लेंगे एफ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्प्लेस करेंगे किसी डिस्टेंस से, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को एक जगह से हिला के दूसरी जगह रख देंगे। एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कितना डिस्टेंस है? एस से, और किस डायरेक्शन में रखेंगे? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो, वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिस्प्लेस हुई, फोर्स लगा, मतलब वर्क डन तो हो गया। वर्क डन को हम क्या मान लेते हैं? डब्ल्यू। वे डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोल देंगे? वर्क फिर क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन। ठीक है, एफ एस। ठीक है, देखो, अब है 10, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, क्या होता है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, वो क्या होता है? इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वो नंबर, वो डिजिट किसका? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, वर्क डन यही होता है। ठीक है, वर्क हैज़ एनी मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्ट, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, तो वर्क डन क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर। हैंस द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या फिर हम वर्क डन की यूनिट जूल भी ले सकते हैं। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट
व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। 1 जूल की डेफिनेशन है ये, ठीक है, लर्न इट, इट्स इंपॉर्टेंट। 1 जूल वर्क क्या होता है, जब 1 न्यूटन फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पे और वो 1 मीटर से उसको डिस्प्लेस कर दे, और किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। देखो, लुक एट इक्वेशन 10.1 केयरफुली। 10.1 क्या था, W equal to Fs. What is the work done when the force on the object is 0? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 फोर्स लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा? What would be the work done when the displacement of the object is 0? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या होगा? ऑफ कोर्स वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स कितना लग रहा है उस पर, 5 न्यूटन। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर। डिस्प्लेस कितना हुआ, 2 मीटर। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज व्हाट, Fs 5 इंटू 2, 10 जूल या फिर 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पे इसी के जैसे सेम क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर का, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन पूछा है, 7 8 जा, जो आंसर आएगा हो जाएगा आपका वर्क डन 56 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे, कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। एक और सिचुएशन लेते हैं जब फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। कोई बेबी है, किसी टॉय कार को ग्राउंड के पैरेलल में खींच रहा है। द बेबी exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of force and displacement. In such situations, the work done by the force is taken as positive. Consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Means अगर जो इसी डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में उसको खींच रहा है, तो हम उसको क्या लेंगे, फोर्स, वर्क डन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मीन्स एक ऐसी फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये जो रिटार्डेशन वर्ड है हमेशा नेगेटिव के अपोजिट के लिए यूज होता है, ठीक है। F is applied in the opposite direction. This is the angle, that is the angle between the two direction is 180 degree. Angle कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। Let the object stop after displacement S. हम उस ऑब्जेक्ट के रुकने का वेट करेंगे S डिस्प्लेसमेंट के बाद। In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. ऐसे सिचुएशन में क्या है, वर्क डन जो फोर्स है उसको हम लेंगे क्या, नेगेटिव, ठीक है, माइनस साइन से दिखा देंगे, तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू माइनस एस या फिर माइनस F इंटू एस, ठीक है। इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इससे हमें पता चलता है कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। देखो, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाओ। वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क डन क्या है, जो फोर्स हमने लगाया उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट ऊपर आ गई। द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा जिस डायरेक्शन में उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई। However, there is a force of gravity acting on the object. उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। Which one of these forces is doing positive work? Which one is doing negative work? Give reasons. पॉजिटिव वर्क कौन सी लग रही है, जो हमने लगाया, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स वो हो रहा है, और नेगेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुल्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। मास कितना है, 15 kg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, 1.5 मीटर। वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन इज व्हाट, F हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है,
मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने पढ़ा है ना, ठीक है, mg, ठीक है। तो देखो वर्क डन इज व्हाट, एफ एस व्हाट, mgs, मास कितना दिया हुआ है 15 kg इंटू जी होता है एग्जैक्टली 9.8, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अंदर हम इसको 10 ले सकते हैं, ठीक है, 9.8 को 10 के इक्वल ले सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 1.5, जब उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225 जूल, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वर्क, वो ख़त्म होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड मेन टॉपिक इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वन इज लेट्स स्टार्ट दिस एनर्जी। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हमारी जो लाइफ है एनर्जी के विदाउट पॉसिबल नहीं है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। एनर्जी की जो डिमांड है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है? जो सन है वो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए। मैनी ऑफ आवर एनर्जी रिसोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द सन। हमारे बहुत से एनर्जी सोर्सेज हैं सन से ही डिराइव होते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। हमें यहाँ से भी एनर्जी मिलती है, एटम्स के न्यूक्लियस से एनर्जी मिलती है, अर्थ के अंदर से एनर्जी मिलती है, टाइड से एनर्जी मिलती है, ठीक है। क्या इनके अलावा भी आपके पास कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी, अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव। ऊपर कुछ सोर्सेज दिए हैं, इनके अलावा भी बहुत कुछ सोर्सेज हैं जिनके आप लिस्ट बनाओ। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स हाउ सर्टेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन। आर दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू द सन। इनको आप अपने ग्रुप में डिस्कस करो, ठीक है, कि कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी सन की वजह से है, कि वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी सन की वजह से नहीं है, ठीक है। और भी कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो सन की वजह से नहीं है, वो डिस्कस करो। तो देखो द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज इन अवर डेली लाइफ। एनर्जी वर्ड जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। हम उसे साइंस में एक डेफिनेट और एक प्रिसाइज मीनिंग देते हैं। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। जब एक फास्ट बॉल आती है, क्रिकेट बॉल आती है एक खड़े स्टेशनरी मीन्स जो हिल नहीं रहा, ठीक है, फिक्स स्टेशनरी विकेट को जब हिट करती है तो विकेट जब उड़ जाता है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज रेज्ड टू सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाता है तो उसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो कोई वर्क डन करे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood। जैसे कि किसी भी लकड़ी के अंदर हम कील रखते हैं, उसके ऊपर जब हैमर मारते हैं, ठीक है, एक एनर्जी से, तो वो जो नेल है उस वुड के अंदर चली जाती है। देखो वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर। हमने देखा होगा कोई बच्चा किसी टॉय को वाइंड कर रहा है, खोल रहा है, ठीक है, एंड द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। फिर उसको जब वो फर्श पे रखता है इट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे वाइंडिंग मतलब कोई टॉय आता है ना, जैसे कि घुमाने वाला टॉय, ठीक है, कार होती है जैसे कि जब उसको फर्श पे रखता है तो वो मूव करता है। व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद एयर एंड वी प्रेस इट वी नोटिस अ चेंज इन इट्स शेप। कोई बलून होता है हवा से भरा हुआ, जो उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। As long as we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn। जब हम इस फोर्स को छोड़ते हैं, वापस लेते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound। अगर हम इस बैलून को बहुत हार्डली पुश कर दे, प्रेस कर दे, तो एक ब्लास्टिंग साउंड से फट भी सकता है, ठीक है। In all these examples, the objects acquired through different means the capability of doing work, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा, इनके अलग अलग मीनिंग्स देखे, इनकी वर्क डन की कैपेबिलिटी के, ठीक है। किस एन ऑब्जेक्ट हैव ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी पोजेस करना। ऑब्जेक्ट विच डज द एनर्जी लॉसेज इन एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द एनर्जी वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट जो काम करता है, जो वर्क करता है, वो एनर्जी लूज करता है, और वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है वो एनर्जी
गेन करता है। ठीक है, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ वर्क कैसे करता है? एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी कैन exert अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी possess करता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। जब ये होता है तो फॉर्मर से लेटर के पास में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। फॉर्मर से लेटर, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है एनर्जी रिसीव करती है और कुछ वर्क करती है। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट है द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसलिए पहले ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? कैपेसिटी होता है वर्क करने के लिए। ठीक है, समझ आया? दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट possess एनर्जी कैन डू वर्क। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी possess करे, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो वर्क कर सकता है। ठीक है, द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work। एनर्जी possessed by an object मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास एनर्जी है, हाँ, अगर उसको मेजर करे इसकी टर्म्स में मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है, अगर हम उसके वर्क करने की कैपेसिटी की टर्म्स में उसको मेजर करें तो क्या होगा? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। एनर्जी की जो यूनिट है वो वर्क की सेम होगी, मतलब जो एनर्जी की यूनिट होगी वही वर्क की यूनिट होगी। क्योंकि क्या होगी? जूल। यही हमारी वर्क की थी। ठीक है, वर्क की और एक क्या थी? न्यूटन मीटर। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी वो होती है जो 1 जूल काम करने के लिए चाहिए। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज़ यूज। कभी कभी लार्जर यूनिट भी यूज़ करते हैं, किलो जूल। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। ठीक, इसके बाद हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखो। लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। लकीली हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं अलग अलग फॉर्म्स में हमें एनर्जी देता है। द वेरियस फॉर्म्स इसके अंदर क्या आती है? इन मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सभी टाइप्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। थोड़ी सी एंटिटी मतलब कि थोड़ा सी अगर मेहनत करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको कैसे पता? अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करो। अब आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ दी गई है। आई टेल यू 1। देखो एक आप लोग खुद एनसीईआरटी से पढ़ना। एक है टेक अ हैवी बॉल। हमें एक हैवी बॉल लेनी है। ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। बहुत ही जो थिक बेड होता है ना, मतलब कि जिसके अंदर धंसता नहीं है कुछ। ठीक है, उसके ऊपर हमें रख देनी है। अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। अगर हम उसकी जगह गीला कर दें उस मिट्टी को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। लगभग 25 सेंटीमीटर की हाइट से उसको बॉल को फेंको उस मिट्टी में। तो बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन, थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, उधर। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट्स 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। सेम चीज़ हमें 50 सेंटीमीटर से बॉल को गिराना है, 1 मीटर से गिराना है, फिर 1.5 मीटर से गिराना है। ठीक है, अब हमें चारों के अंदर क्या देखना है? डिप्रेशंस को देखना है कि कितना गड्ढा किस में हुआ। मार्क द डिप्रेशंस टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप्ड। मार्क करना है उनको, उनकी डेप्थ को कंपेयर करना है, किसका सबसे ज़्यादा डीपेस्ट था, किसका सबसे ज़्यादा शेलो था। व्हाट हैज़ कॉज द बॉल टू मेक द डीपर डेंट। किसका मतलब ऐसा क्या किया कि किसकी वजह से जो डेंट था वो सबसे ज़्यादा डीप हुआ। डिस्कस करो और एनालाइज करो। ऑफकोर्स जो 1.5 मीटर की हाइट से गिरा है वो सबसे ज़्यादा डीपर होगा। ठीक है क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। और कौन सी एनर्जी ज़्यादा थी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सबसे शैलो जो 25 सेंटीमीटर से था। अब देखो यहाँ पे है ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वर्क करती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव कर रही है तो वो ज़्यादा वर्क करेगी। अगर हम उसको कंपेयर करें वही ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल सेम ऑब्जेक्ट को धीरे अगर मूव कर रही है, मतलब कि कोई 2 इंसान है, दोनों मान लो 2 सेम मान लो, ठीक है, सेम स्पीड से भागते हैं, लेकिन ये एक बार भाग रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, ये एक्स से भाग रहा है, ये वाई से भाग रहा है, ये बेचारा बहुत धीरे भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ हम लगा दे पर्दा,
या फिर कुछ भी पेपर का कोई बोर्ड लगा दे, बहुत स्पीड से भाग रहा है तो एकदम से ऐसे इसको चीर कर चला जाएगा, और ये बहुत धीरे 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 शायद इससे शायद टकरा के गिर ही जाए। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करती है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। देखो, अब मूविंग बुलेट, ब्लोइंग वाइन, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पिनिंग स्टोन कैन डू वर्क। ये सब चीज़ें जो है मूव कर रही है, वर्क कर सकती है। हाउ डज अ बुलेट पेयर्स द टारगेट। जो बुलेट होती है अपने टारगेट के अंदर छेद कैसे कर देती है। हाउ डज द वाइन मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। जो विंड है, हवा है, वो विंड मिल की ब्लेड्स को कैसे घुमाता है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट मोशंस में है, ठीक है, जो चल रहे हैं, वो एनर्जी पजेस करते हैं और हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पिनिंग कार, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possess kinetic energy। ये सब चीज़ें जो है इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, ये वो एनर्जी होती है जो कोई ऑब्जेक्ट्स की मोशन की वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी स्पीड के साथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कितनी एनर्जी एक मूविंग बॉडी पजेस करेगी उसके मोशन से। बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। मतलब डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, सर्टेन वेलोसिटी से मूव करिए, क्या होता है, वर्क डन होता है उसकी उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई भी बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो वर्क डन कर रही है उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, let's now express the kinetic energy of an object in the form of an equation। अब हम काइनेटिक एनर्जी को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारे पास m, मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, u। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s। कितने डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हुई, s से। कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट ऑन द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। फ्रॉम द वर्क डन क्या होता है, fs। ठीक है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। वर्क डन की वजह से उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाएगा। तो मान लो ये वेलोसिटी है u से v चेंज हो गई। ठीक, एक्सेलरेशन हम लोग a मान लेंगे, प्रोड्यूस हुआ। हमने आज तक 3 इक्वेशंस पढ़ी है। ठीक है, बोल देना आप लोग फटाफट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन है, हम सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, अलग से s निकाल लेंगे। तो अगर हम s को एक साइड लें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास फोर्स क्या होता है, व्हाट, ma या फिर mg। तो देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, वर्क डन क्या होता है, fs। ठीक है, f ये आ गया, s ये आ गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों इसमें पुट कर दो। f इज़ व्हाट, ma, s इज़ व्हाट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, यहाँ से हम 1/2 ले लेंगे कॉमन और m भी निकाल लेंगे अलग से। ठीक है, a से यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करिए, अगर वो रेस्ट है तो u तो हर जगह क्या होता है, 0 होता है। तो हाफ m वी स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है,
इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर u 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ mv²। इसलिए काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो वो भी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv², ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास जिसका है 15 kg, देखो मास इज व्हाट 15 kg, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, हाफ mv², हाफ m कितना है 15, v कितना है 4, 4 इंटू 4 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब कैंसिल करोगे 15 टू 30, 34 120 जूल, ठीक है। एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 एक्टिविटी दी गई है, मैं आपको 2 पढ़ के बता देती हूँ। देखो, टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर। उसको रबर बैंड लेना है, एक जगह, एक से आपको पकड़े रहना है, एक से आपको छोड़ देना है। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स, फिर उसको हमें एक साइड से छोड़ देना है। व्हाट हैपन्स, द बैंड विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। ऑब्वियसली द बैंड हैड रिक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। हाउ डज इट रिक्वायर एनर्जी व्हेन इट्स स्ट्रेच्ड, मतलब जब वो हमने उसको छोड़ा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसने अपनी एनर्जी को एक्वायर किया, अपनी एनर्जी ली। देखो जैसे कि ये हमारे पास रबर है, ठीक है, इसको जब हम, ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, जब हम इसको खींचते हैं, ठीक है, इतना हमने इसको खींच लिया, ये जो इसकी पोजीशन है इसमें इसको एनर्जी मिल गई। जब हमने इसको एक साइड से ऐसे छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। जब हमने इसको ऐसे खींचा था, ठीक है, जब हमने इसको खींचा था तो इसने एनर्जी को एक्वायर किया था। और कौन सी एनर्जी एक्वायर की थी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक और एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये देख लो, टेक अ स्लिंकी एज शोन बिलो। एक स्लिंकी ली हमने, कोई स्लिंकी मीन्स थोड़ा सा ऐसा होता है कि खेलने का होता है, बच्चे से खेलते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा होता है। आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड्स, यू होल्ड द अनदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। दूसरा एंड लिया, अपने फ्रेंड से दूर जाओ। नाउ रिलीज द स्लिंकी, अब उसको रिलीज कर देना है। क्या होगा, स्लिंकी अपनी वापस सेम उसी के जैसा है, स्लिंकी को इसमें खींचना, उसमें रबर को खींचा था, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी भी ऐसे, जैसे आपने एक टॉय कार लिया, वाइंड इट यूजिंग इट्स की, उसकी चाबी भरी, उसको ग्राउंड पे रख दिया, वो मूव होता है, ठीक है। देखो, इन द अबव सिचुएशंस एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इन अबव सिचुएशंस में क्या हुआ, एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जब हम वर्क डन करते हैं तो इसके अंदर एनर्जी कुछ भर जाती है। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होती है उसमें। इफ़ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो किसकी फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। यू ट्रांसफ़र एनर्जी, जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यू टू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, हमने जब टॉय कार को वाइंड किया उसकी की को, तब भी हमने कुछ वर्क किया। एनर्जी टू ट्रांसफर हुई स्प्रिंग के अंदर, वो भी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कोई भी एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट पजेस करता है, ये वो एनर्जी होती है जो उसकी पोजीशन की वर्च्यू होती है, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसकी शेप, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, शेप उसकी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड उसकी अगर चेंज नहीं हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी वो पजेस रहती है, स्टोर रहती है, ठीक है। ये एक बैम्बू स्टिक जो धनुष होता है ना, आप यहाँ से उसको एरो को ऐसे खींचोगे तो उसके अंदर भी से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हाइट पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, देखो, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू हाइट।
जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से छूटता है, हाइट से जब गिरता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड। जब हम उसको ऊपर ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जब हम उसको ले जाते हैं तो वर्क डन उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होती है ऐसे ऑब्जेक्ट में जो लगती है, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। Gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground at that point against gravity. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है मतलब ग्राउंड से किसी भी पॉइंट तक ले जाने के लिए। ये कोई पॉइंट है, यहाँ तक हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ तक उठाने के अंदर हमें जो एनर्जी लगी वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इट्स क्लियर, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, इट्स क्लियर टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हम यहाँ पर इजीली के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लेंगे m, लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट h। उसकी हाइट से मतलब हमने उसको h हाइट से रेज किया ग्राउंड से, उसको करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, ठीक है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज, मिनिमम फोर्स क्या चाहिए हम उसके लिए, mg चाहिए, उसके वेट के इक्वल चाहिए। द ऑब्जेक्ट गेन्स इक्वल एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन इट। ऑब्जेक्ट जो एनर्जी गेन करेगा, कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितना वो वर्क डन करेगा, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी हमने पढ़ा है ना, सेम होता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है फिर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारे पास, mg, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जितने डिस्टेंस से वो मूव हुआ है, जितना डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस h हाइट से हुआ है बताया गया है, तो ऐसे यहाँ पे h है, तो वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। सिंस वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh, एनर्जी एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट्स इज गेन बाय दैन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई कितनी एनर्जी चाहिए, mgh यूनिट चाहिए, ठीक है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। रिमेंबर दिस। इसके बाद है इट इज़ यूजफुल टू नोट that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights on the of the initial and final position of the object। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क डन होता है ग्रेविटी का, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पे थी, फाइनल पोजीशन ऊपर थी, उसके जो डिफरेंस होता है हाइट में, ठीक है, उसी के ऊपर वर्क डन ग्रेविटी का डिपेंड करता है। नॉट ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, इस पर डिपेंड नहीं करता कि कैसे हम उसको ले जा रहे हैं। ऐसे अगर ले जाएंगे तो भी सेम वर्क रहेगा, ऐसे 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 करके ले जाएंगे तो भी सेम वर्क डन रहेगा, बस हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। Figure this shows a case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB is equal to h. Both the situation में वर्क डन कितना होगा, mgh, क्योंकि इसमें भी सेम हाइट से वो ऊपर गया है, mgh, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखो फाइनल एनर्जी, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मास कितना है 10, ठीक है, हाइट कितनी है 6, जी तो दिया हुआ है 9.8, तो हमारा यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तीनों को कर देंगे प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा 588 जूल, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल। क्या अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो देखो कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। We find in nature a number of instances of conversion of energy from one form to another। हम कर सकते हैं, देखो कैसे। इधर है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो इधर एक्टिविटीज़ थी सिंपल से, यू कैन रीड इट फ्रॉम NCERT। यहाँ पे हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेन इस लॉ में क्या बोलता है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम चेंज कर सकते हैं। What happened to the total energy of a system during or after the process? टोटल एनर्जी का क्या होगा,
ठीक है। व्हेनेवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टोटल एनर्जी अनचेंज रहती है, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor be destroyed. ये इस लॉ की डेफिनेशन है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल एनर्जी रहती है वो सेम रहेगी। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, हर सिचुएशंस में ये यूज़ हो सकती है। कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करना है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be made to fall freely from a height h. At the start the potential energy is mgh and kinetic energy is 0. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एम वी स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में तो v 0 ही होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh। व्हाट इज द काइनेटिक, व्हाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0? क्योंकि अब बताया ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 mgh, तो टोटल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की कितनी आ जाएगी? mgh। जैसे ही गिरती है पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, v उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूज, वो गिरती है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी जबकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट जब ज़मीन के एकदम टच होने वाली होती है, हाइट एकदम 0 हो जाती है, तो mgh, h 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 और v क्या हो जाएगा? एकदम हाईएस्ट, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो जाएगी। तो इसलिए सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा? हर पॉइंट पे सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आया? ये ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कोई भी हाइट है, ठीक है, इस पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। इधर v फाइनल है, ये इधर तो v तो 0 है ना, इधर u होता है। ठीक है, हमारे पास v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हम कैसे पहुंच जाएंगे? भी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये हमेशा 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी इधर होगी mgh क्योंकि कुछ हाइट है इधर। जैसे ये नीचे पहुंचेगी काइनेटिक एनर्जी इसके पास v आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, v आ गया। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या हो जाएगा? 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0। ठीक है, तो हर पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट the decrease in potential energy at every point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. हमने इसमें क्या देखा कि जब जब ये नीचे गिर रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है हर पॉइंट पे उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देयर इज दस अ कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटली क्या हो रहा है, पूरे रास्ते में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये आप एनसीईआरटी में देखना। इसके बाद आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? क्या हम सब सेम रेट से काम करते हैं? क्या मशीन्स कंज्यूम करती है एनर्जी को, ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को सेम रेट से? बिल्कुल नहीं। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जैसे कि दो बच्चे हैं ए और बी। लेट अस से दे वे द सेम, दोनों का सेम वेट है। बोथ स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप अ रो सेपरेटली, दोनों ही रस्सी चढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 मीटर तक दोनों पहुंच जाते हैं। ए को लगता है 15 सेकंड, बी को लगता है 20 सेकंड। तो दोनों ने अलग अलग वर्क किया। ठीक है, वर्क डन तो दोनों ने सेम किया, लेकिन ए ने कम टाइम लिया, बी ने ज़्यादा टाइम लिया। हु हैज़ डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किसने ज़्यादा काम किया? ऑफकोर्स ए ने किया। ठीक है, देखो अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू अ सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। स्ट्रॉन्गर पर्सन है, थोड़े टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकता है। मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। मोर पावरफुल व्हीकल एक ज़्यादा अच्छी जर्नी ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, वी टॉक ऑफ अ पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स, मोटर कार्स। द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंज एनर्जी और डू वर्क इज अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन।
इनकी क्लासिफिकेशन के लिए एक बेस है कि जिस स्पीड से वो अपने एनर्जी को चेंज करते हैं, ठीक है, मोटर बाइक और मोटर कार की क्लासिफिकेशन के लिए। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन। स्पीड ऑफ वर्क डन को कौन मेजर करता है? पावर करता है। दैट इज़ हाउ फास्ट और हाउ स्लो वर्क इज़ डन, कि काम कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। पावर की डेफिनेशन है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बस ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, दोनों ही डेफिनेशन है, और लिखा हुआ है पहले वाले भी और दूसरे वाले भी। इफ़ एन एजेंट डज वर्क W इन टाइम T, तो पावर क्या हो जाएगा? W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। द यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वाट होती है, ठीक है। जेम्स वाट के ऑनर में इनको इसके जो यूनिट है वाट दिया गया, सिंबल होता है W। 1 वाट ऑफ पावर ऑफ एन एजेंट विच डज द वर्क रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन करना, 1 वाट पावर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज़ 1 वाट व्हेन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज़ 1 जूल पर सेकेंड। हम क्या कहेंगे? पावर 1 वाट है अगर उसका रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी कितना है? 1 जूल पर सेकेंड है। 1 वाट 1 जूल 1 सेकेंड, ठीक है। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट, अगर ज़्यादा है, जैसे कि हमने वर्क डन में किया था, लार्जर के लिए हम किलो जूल करते हैं, ऐसे ही पावर के अंदर लार्जर के लिए किलो वाट करते हैं। किलो वाट 1000 वाट, 1000 वाट एंड 1000 जूल पर सेकेंड, एक ही बात है, ठीक है। पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ ही वेरी कर सकता है। इट मीन्स द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग रेट से वो काम कर सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर ये ज़्यादा यूजफुल रहता है। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल टाइम, हम इससे एवरेज पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स है पावर के, ठीक है। यू विल रीड इट फ्रॉम योर NCERT बुक, ठीक है। इससे यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।